हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, आर ओ के लिए जो जीएस टेस्ट सीरीज़ है, ये आज चौथा टेस्ट सीरीज़ है। यहाँ पर हम लोग 4 नंबर को कवर करते हैं। चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। आइए फटाफट कवर करते हैं इस टेस्ट सीरीज को। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है और सही जो सुमेलित नहीं है इसका आपको चयन करना है। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 2 और 3 जो है वो सुमेलित नहीं है। अब जैसा कि आप जानते हैं, ये एनम माहे कराईकल, यह एक पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके ये 3 जिले हैं। जो कि आप जानते हैं, केंद्र शासित प्रदेश जो पुदुचेरी है उसका जो विस्तार है वह 3 राज्यों में है। तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो तमिलनाडु में जो शामिल होने वाले प्लेस हैं, आप जानते हैं, ये हो जाएगा पुदुचेरी है। ठीक है, पुदुचेरी और जो है वो कराईकल है। ठीक है, कराईकल। तो ये जो दिया है, अगर तमिलनाडु होता तो ये आप सम्मिलित हो जाता। ठीक है, अब वहीं पर केरल की जो सीमा के साथ है वो जो है माहे है। कौन सा है? माहे। ठीक है, इसलिए दोनों जो दे रखे हैं ये गलत हैं। जबकि जो आंध्र प्रदेश के साथ सीमा के साथ है वो है एनम, तो यह बिल्कुल जो है सत्य है। ठीक है, तो केवल और केवल एक सही है, यानी 2 और 3 जो है वो गलत सम्मिलित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोको स्ट्रेट अलग करता है मिनिकॉय एवं मालदीव है, दक्षिणी अंडमान एवं कोको द्वीप को, या कोको द्वीप एवं उत्तरी अंडमान को, या मिनिकॉय एवं लक्षद्वीप को। व्हाट इज करेक्ट आंसर? कोको स्ट्रेट जो अलग करता है वह ऑप्शन सी है, कोको द्वीप एवं उत्तरी अंडमान को। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और कोको द्वीप कहाँ है तो जानते हैं म्यांमार में है, और उत्तरी अंडमान अपने जो है भारत में। साथ ही जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो कि 8, 9, 10 डिग्री पूछा जाता है एग्जाम में दरअसल। ठीक है, तो अगर बात की जाए 8 डिग्री चैनल जो है किसको किसको अलग करता है, तो याद रखना है मिनिकॉय एवं मालदीव को। मिनिकॉय एवं मालदीव को जो है 8 डिग्री चैनल जो है अलग करता है। जबकि 9 डिग्री जो चैनल है वह मिनिकॉय एवं लक्षद्वीप को। ठीक है, मिनिकॉय एवं लक्षद्वीप को 9 डिग्री। जबकि जो 10 डिग्री चैनल है वो जो है अंडमान को जो है निकोबार से अलग करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा एक हिमाचल प्रदेश में अवस्थित नहीं है? यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा बोमडिला। ऑप्शन यहां पर डी सही जवाब होगा। तो बड़ा लाचा, सिपकीला और रोहतांग ये हिमाचल प्रदेश में, लेकिन जो बोमडिला है कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सूची दे रखी है और सूची को यहाँ पर मिलाना है। पर्वत श्रेणी है, सर्वोच्च उनके बिंदु हैं। यहाँ पर जो है अरावली की अगर बात की जाए तो अरावली जो सर्वोच्च चोटी है वह गुरु शिखर है। उत्तरी सह्याद्री की जो है वो कालसुबाई है। जबकि सतपुड़ा की जो सर्वोच्च चोटी इसका नाम है धूपगढ़। दक्षिणी सह्याद्री की जो है सर्वोच्च जो चोटी है बिंदु है वह है कुद्रेमुख। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे 1 का 4, ठीक है, और बी का 3, 1 का 4, बी का 3। ऑप्शन यहाँ पर भी सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि होजकेल जलप्रपात बनाया गया है। सही जवाब होगा यहाँ ऑप्शन ए, कावेरी नदी द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कोयला क्षेत्र दे रखे हैं और राज्य दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा गलत है। उमरिया जो कोयला क्षेत्र है यह मध्य प्रदेश में है। विश्रामपुर छत्तीसगढ़ में है। लालमटिया तेलंगाना में नहीं है, यह झारखंड में है। इसलिए ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तलचर जो है उड़ीसा में है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। तमिलनाडु राज्य है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। उपरोक्त को उनकी तटरेखा लंबाई की अवरोही क्रम में, ठीक है, यानी घटते हुए क्रम में आपको बताना है सबसे लंबी तटरेखा किसके साथ बनाता है। उसके बाद इस तरह आपको मिलाना है। तो जैसा कि जानते हैं कि भारत की जो तटरेखा है वह 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से जो है वो सीमा अपना बनाता है। वहीं पर अगर राज्यों का पूछा जाता तो आप सबसे पहले जो है लगाते गुजरात को, लेकिन यहाँ पर आपको केंद्र शासित प्रदेश भी दिख रहा है। तो सबसे ज़्यादा लंबी तटरेखा बनाता है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी तीसरा नंबर जो है वो आपका ठीक है, तो पहले नंबर पे हो जाएगा तीसरा।
उसके बाद गुजरात आ जाएगा। गुजरात के बाद उसके बाद इन विकल्पों में देखेंगे तो आंध्र प्रदेश के साथ है, तो यहाँ पर जो है वो तीसरा हो जाएगा। अब यहाँ पर तीसरा और चौथा एक्चुअली 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ पर 4 होना चाहिए। ठीक है, इसको 4 कर लीजिएगा, ये 4 है, तो ये 4 यहाँ पर पहले होगा। ठीक है, अंडमान, फिर गुजरात है, फिर आंध्र प्रदेश है, इसके बाद जो है वो तमिलनाडु होगा। क्या होगा? तमिलनाडु। ठीक है, तो इन विकल्पों में आप देखेंगे तो याद रखना है, सबसे ज़्यादा लंबी तटरेखा का राज्य और केंद्र शासित को मिलाकर देखेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, फिर गुजरात है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर तमिलनाडु का स्थान आता है, फिर उसके बाद देखेंगे तो महाराष्ट्र है, फिर केरल का स्थान आता है। तो यहाँ पर आपको विकल्प में जो है वो दिए नहीं आगे, तो इनको मिला लेना है, यानी 4 2 3 1। 4 2 3 1 किस में दिख रहा है? ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों में शीर्ष 3 दलहन उत्पादक राज्य को आपकी यहाँ पर पहचान करनी है। 3 दलहन उत्पादक राज्य शीर्ष, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ऑप्शन से इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब शीर्ष पर नहीं है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मक्का। मक्का में जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन में शीर्ष पर राज्य है वो कौन सा है? तमिलनाडु है। कौन सा? तमिलनाडु। ठीक है, जबकि धान, गेहूं, कपास के प्रति हेक्टेयर में जो है उत्पादन में पंजाब जो है नंबर 1 है। अगला प्रश्न दे रखा है, सूची दे रखी है, घाटी है, उनकी अवस्थिति है, तो यहाँ पर आपको सही मिलान करके सही कूट का जवाब देना है आपको। तो टेलर घाटी जो है वो कहाँ पर है? टेलर घाटी जो है वो अंटार्कटिका में। ठीक है, पो घाटी जो है वह इटली में, और किंग घाटी ऑस्ट्रेलिया में होगा। मृतक घाटी जो होगा कहाँ पर? अमेरिका। ठीक है, तो ए का 1 और बी का 3, ए का 1 बी का 3, ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सी का 4 और डी का 2। 11वां प्रश्न है कि जो आर्कटिक वृत्त है वह गुजरता है, कहाँ से गुजरता है? आपका सही जवाब होगा ग्रेट बैरियर झील से। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब हो जाएगा, और यह जो झील है कहाँ पर है? कनाडा में। ठीक है, कहाँ पर है? कनाडा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी महान झीलों को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा बनाते हुए बहती है, और यह नदी महान झीलों को अटलांटिक महासागर से क्या है? जोड़ती है। अगला प्रश्न है, आपको यहाँ पर कूट का मिलान करना है और सही कूट का आपको जवाब देना है। तो विश्व की जनजातियां हैं और उससे संबंधित क्षेत्र, बोरो जो जनजाति है वह ब्राज़ील की, नबा जनजाति जो है वह सूडान की है, और फुलानी जनजाति जो है वो पश्चिमी अफ्रीका की। ठीक है, जबकि जो बंटू जनजाति है यह जो है दक्षिणी अफ्रीका की। तो यहाँ पर ए का 1, ठीक है, ए का 1 है और बी का 2 है, सी का जो है वो 4 है और डी का 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा नेक्स्ट पेज पे, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा 1 2 4 3, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 14 नंबर है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलती है तथा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से मिल जाती है? यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा वह होगा बेतवा नदी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिलती है और यह मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व की ग्रेट ब्रिटेन के उपनाम से जो जाना जाता है वह किसको जाना जाता है? पूर्व के ग्रेट ब्रिटेन किसको कहा जाता है? पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा जापान को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और जापान को निप्पन यानी सूर्योदय का देश तथा फूलों के देश एवं पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन भी कहा जाता है। तो याद रखना है, ग्रेट ब्रिटेन के अलावा इसको जो है सूर्योदय का देश और फूलों का देश किसी नाम से भी इसको जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से कौन सी एक चिनाब नदी पर स्थित नहीं है। चिनाब नदी पर परियोजनाएं दे रखी हैं, इसमें से आपको बताना है। इसमें से जो आप एलिमिनेट करेंगे वो है उरी। ठीक है, उरी जो परियोजना है वो कहाँ पर है, तो उरी जो परियोजना है वह जो है किस नदी पर है, तो ये जो है झेलम नदी पर है। किस पर, झेलम नदी पर। ठीक है, उलबुल है, तुलबुल है, सभी क्या है, झेलम नदी। बाकी जो दुल्हस्ती, सलाल और बलगिहार, ठीक है, तो ये सब बगलगिहार वगैरह कहाँ पर है, चिनाब नदी पर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। पहला कथन दे रखा है, दूसरा है। पहला है कि वन की जीव संख्या का जो पिरामिड होता है वह उल्टा होता है। अगला पॉइंट कहा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की दर लगभग 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होती है। यहाँ पर कौन से कथन सही हैं आपको पहचानना है। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, दोनों के दोनों जो कथन हैं सत्य हैं। अगला है कि खाद्य श्रृंखला में जो चींटी आती है वह किस श्रेणी में आती है। तो खाद्य श्रृंखला में जो चींटी है वह एक तो प्राथमिक उपभोक्ता भी होती, साथ ही डिकम्पोजर यानी घटक भी हैं। यहाँ पर ऑप्शन जो है वह डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पौधों को खाकर सेलुलोज से जो है ऊर्जा ये ग्रहण करती है चींटी। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर है कि निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से कौन से बाल्टिक राज्यों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है व्हाट इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, देखिए पहला हो जाएगा शामिल। ठीक है, लिथुआनिया, वो लाटविया और एस्टोनिया, ये सभी के सभी जो हैं, इसमें पूछा जा रहा बाल्टिक राज्यों के अंतर्गत सम्मिलित हैं। ठीक है, तो ये सभी के सभी जो है वो सम्मिलित है, किसको छोड़कर, स्लोवाकिया को। ठीक है, क्योंकि जो स्लोवाकिया है यह जो है बाल्टिक सागर को स्पर्श नहीं करती। बाकी लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, ये सभी के सभी जो हैं वह बाल्टिक सागर को स्पर्श करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल में अग्रहार एक प्रकार था। किसका प्रकार था, अग्रहार। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मंदिरों एवं ब्राह्मणों को दान में प्रस्तुत भूमि जो है वो अग्रहार का एक प्रकार था। ठीक है, यानी अग्रहार उसे कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जो है सही सुमेलित है। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त तो सभी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार केस्टोदास पाल को कहा जाता है। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ और देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 जो है लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में रहा। ठीक है, तो ये सभी के सभी जो है वह सत्य हैं, सही सुमेलित हैं। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक अपने उदार एवं सहिष्णु दृष्टिकोण के कारण महबूब ए इलाही, क्या है, महबूब इलाही के नाम से प्रसिद्ध थे। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया चिश्ती सिलसिले के प्रमुख सूफी संत थे। निजामुद्दीन औलिया अपने उदार एवं सहिष्णु दृष्टिकोण के कारण महबूब ए इलाही के नाम से प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और नीचे दिए गए जो है वो सही का यहाँ पर जवाब करना है कि कौन सा जो है वो सत्य कथन है। 2 कथन दे रखे हैं और सत्य कथन की पहचान करना है। पहला कथन दे रखा है कि कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध है वो सेंट थोमे के युद्ध के लिए स्मरणीय है। तो पहला बिल्कुल सत्य है। दूसरा दे रखा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनियां ने बम्बई फ्रांसीसियों से प्राप्त किया था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, इन्होंने जो बम्बई है वह फ्रांसीसियों से नहीं, जो है वो पुर्तगालियों से, किससे, पुर्तगालियों से प्राप्त किया था। वर्ष कब, वर्ष 1668 ईस्वी में। तो ऑप्शन यहाँ पर जो सही जवाब होगा केवल और केवल एक सत्य है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 24 नंबर है, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और यहाँ पर आपको सही विकल्प का चयन करना है। पहला दे रखा है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो बमकांड। ठीक है, तो ये कब रहा है, 8 अप्रैल 1929। ठीक है, 8 अप्रैल हो जाएगा 1929 रहा है। ठीक है, हिंदुस्तान
सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन एचआरए की जो स्थापना हुई है वह कब हुई है? तो ये हुई है 10 सितंबर 1928 को। 10 सितंबर 1928। सैंडर्स की हत्या कब हुई है? इनकी जो है वो 17 दिसंबर 1928 को। चटगांव आर्मरी रेड तो ये कब हुई थी? ये 18 अप्रैल 1930 को, ठीक है, 18 अप्रैल 1930। तो यहाँ पर सबसे पहला अगर क्रोनोलॉजी देखेंगे तो 1928 है, 8 अप्रैल 1928 है। तो यहाँ पर जो आपका पहले आएगा ये 1928 ने सेंट्रल असेंबली है, ठीक है, 1900 यहाँ पर 29 है, ठीक है, तो ये 29 है। हाँ, तो यहाँ पर 1928 वाला पहले आएगा। तो ये आपका सही जवाब क्या होगा? यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक आपका पहले आ जाएगा, यानी दूसरा नंबर जो है आपका पहले होगा। तो इसमें एक ही आप पकड़ लेंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही लगा देंगे, ठीक है। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक रिपोर्ट में पहली बार प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था? तो कौन सा कमीशन रहा हुआ है? तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, हंटर कमीशन। हंटर कमीशन जो है वो लॉर्ड रिपन ने सन 1882 ईस्वी में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया, जिसका उद्देश्य 1854 ईस्वी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति का मूल्यांकन करना था। इस रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा पर पहली बार जोर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। तो याद रखना, हंटर कमीशन कभी कभी क्रोनोलॉजी में आता है, तो 1882 में जो है गठन किया गया था, ठीक है। साथ ही किसके कार्यकाल में? तो ये भी याद रखना, लॉर्ड रिपन थे, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सही जो है वो यहाँ पर कथन दे रखे, कारण इस तरह, ठीक है। चलिए, कथन और कारण दे रखे हैं। पहला कथन दे रखा है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के कुछ नेता मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को स्वीकार करने के पक्ष में थे। बात बिल्कुल सही है। कारण ये बताया जा रहा है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कांग्रेस छोड़कर इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की थी, इसलिए जो है वो स्वीकार करने के पक्ष में थे कुछ नेता। तो यह बात जो है गलत है, इस कारण ये नहीं रहा। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है वो बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कथन और जो है व्याख्या दिया है बिल्कुल सही, लेकिन कारण सही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रमुख सुधार आंदोलन के रूप में स्थापित ब्रह्म समाज ने निम्नलिखित में से किस मत का समर्थन नहीं किया था? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा वेदों की मान्यता। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 28, निम्नलिखित में से किस कश्मीरी शासक ने सती प्रथा पर रोक लगाई? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सिकंदर। 29 नंबर है कि अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही नहीं हैं? यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा, उसने सीरों को अपनी राजधानी बनाया, बिल्कुल सही है। उसने राजस्व बकाये के लिए दीवान मुस्तख राज विभाग की स्थापना की। दोनों के दोनों जो कथन दे रखे हैं उपरोक्त सही है। तीसरा दिया है कि उसने दीवान अर्ज विभाग की स्थापना की थी, तो यह बात जो है बिल्कुल गलत है। ये अलाउद्दीन ने नहीं, किसने की थी? बलबन ने, ठीक है। किसने? बलबन ने किया था। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा आपका तीसरे छोड़ दो, यानी 1 और 2 ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, यहाँ पर पूछा सही नहीं है, ठीक है, तो सही नहीं है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। सही नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान देना है दोस्तों, ऐसे सिली मिस्टेक हो जाती हैं, सही है सही नहीं है इसी में, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने माउंट आबू के समीप मोहम्मद गोरी को हराया था? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा भीमदेव सोलंकी द्वितीय। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक वर्ष वास्को डी गामा भारत की दोबारा यात्रा की थी? तो पहली यात्रा तो आपको मालूम होगा 1498 में किया था, ठीक है। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली यात्री था जो कि 1498 में कालीकट किन में जो है अपना जहाजी बेड़ा उतारा था, ठीक है, जिसमें आप देखा कि जमोरी ने उसका स्वागत किया था, ठीक है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि दोबारा कब यात्रा की थी? तो यहाँ पर 1502 में की थी। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है, दोबारा जो आया तो 1502 ईस्वी में, और इसी के साथ जो है 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने जो है प्रथम जो फैक्ट्री स्थापित की थी अपनी, कहाँ पर? कोचीन में। कहाँ पर? कोचीन में। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है सल्तनत कालीन प्रमुख कर और उनके प्रकार युग्मों में आपको सत्य कथन की पहचान करनी है। कर दे रखा है और किस प्रकार की कर होते थे सल्तनत कालीन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सही कथन की पहचान करनी है। तो जजिया जो कर है वो गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। ज़कात मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था, जबकि जो खुम्स है यह युद्ध में लूटपाट से प्राप्त धन होता था, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा उपरोक्त तो सभी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 33 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है, बिल्कुल सत्य है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, यह भी सत्य है। शिल्पवेद अधर्वेद का उपवेद है, तो यह भी सत्य है। यानी उपरोक्त डी ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका गवर्नर जनरल दे रखे हैं, उनसे संबंधित घटनाएं, और यहाँ पर आपको पहचानना है कि कौन एक सही सुमेलित है, ठीक है। एक सही है बाकी गलत है। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड रीडिंग, ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है इन्हीं गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई थी। जबकि जो लाहौर जो षड्यंत्र केस है, तो ये लाहौर जो षड्यंत्र केस है ये किसके? लॉर्ड इरविन, ठीक है। लॉर्ड इरविन के किसके? इरविन, ठीक है। लॉर्ड इरविन रहे हैं। जबकि जो रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल जो पुरस्कार मिला था वो किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। जबकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई है किसके कार्यकाल में? लॉर्ड डफरिन की कार्यकाल में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक ब्रिटिश अफसर ने बंगाल में जमींदारी की स्वामित्व संबंधी अधिकारों का जो है विरोध किया? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जेम्स ग्रांट ने। जेम्स ग्रांट बंगाल में जमींदारी की स्वामित्व संबंधी अधिकारों का विरोधी था और वह जमींदार को केवल कर का जो है वो संग्रहकर्ता मानता था। अगला प्रश्न है कि फ्रेजर कमीशन जिसका गठन लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा पुलिस विभाग में सुधार करना। तो एग्जाम में याद रखना है फ्रेजर कमीशन किससे संबंधित रहा है? पुलिस विभाग में सुधार से संबंधित है। फ्रेजर कमीशन लॉर्ड कर्जन के काल में जो गठित हुआ था, ठीक है, किसके? लॉर्ड कर्जन। तो ये भी इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। होम रूल आंदोलन के दौरान मजिस्ट्रेट की अदालत में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में वकीलों के समूह ने बाल गंगाधर तिलक की ओर से मुकदमा लड़ा था? इंपॉर्टेंट तथ्य है। तो बाल गंगाधर की ओर से जो मुकदमा लड़ा गया था वह जो है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, ठीक है। तो याद रखना है। आगे बढ़ते हैं इनके नेतृत्व में, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना। क्वेश्चन नंबर 38 है कि ब्रिटिश इतिहासकार जिसने बंगाल की दोहरी शासन व्यवस्था के काल को खुली और निर्लज्जतापूर्ण लूट का युग बताया? सही जवाब होगा पर्सिवल स्पीयर। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युद्धों का जो है वो सही क्रम यानी यहाँ पर क्रोनोलॉजी है, यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर दे रखा है पहला अंबर युद्ध। तो अंबर युद्ध जो हुआ है इसका ईयर जो रहा वह 1749 रहा है। बक्सर की लड़ाई जो बक्सर का युद्ध रहा वह 1764, जबकि वांडीवास का जो युद्ध का समय रहा वह रहा 1760। वहीं पर प्लासी युद्ध का जो है वो 1757, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्रोनोलॉजी मिलाएंगे तो सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले 49 होगा, ठीक है। 1749 यानी एक नंबर जो है वो पहले हो जाएगा। इसके बाद बक्सर का युद्ध 64 है, 60 है, 57, यानी प्लासी का युद्ध ले लेंगे आप, 4 नंबर ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर भी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी की अध्यक्षता में निम्नलिखित में से किस आंदोलन अथवा सत्याग्रह में गुजरात सभा द्वारा प्रमुख भूमिका निभाई गई थी? यहाँ पर ऑप्शन सही जवाब होगा खेड़ा कृषक आंदोलन। खेड़ा कृषक आंदोलन कब हुआ था? 1948 ईस्वी में, 1918, ठीक है, 1918 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। गांधी जी द्वारा इस आंदोलन में किसानों की बदतर हालत को सुधारने का अथक प्रयास किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मराठों
के साथ होने वाले निम्नलिखित में से किस एक संधि को वारेन हेस्टिंग ने कागज का एक टुकड़ा मात्र कहा? तो ये है पुरंदर की संधि। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा। पुरंदर की जो संधि है वह 1776 ईस्वी में पेशवा माधवराव नारायण राव एवं अंग्रेजों के बीच हुई थी। 1776 पुरंदर की संधि। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। स्वदेशी आंदोलन की योजना है बंगाल विभाजन का प्रभावी होना और बंगाल विभाजन का निर्णय। तो बंगाल विभाजन की स्वदेशी जो आंदोलन है इसकी योजना जो प्रभावी हुई थी वो 7 अगस्त ठीक है 1905 को, जबकि जो बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई है वह 20 जुलाई 1905 को, ठीक है। कब? 20 जुलाई 1905 को। जबकि स्वदेशी आंदोलन की जो योजना है, बड़ी गलतियां दी हैं ये लोग। देखो, बंगाल विभाजन का जो निर्णय हुआ है आपको डेट जो मिलेगी एक्चुअली में 19 जुलाई भी मिलती है, 20 जुलाई, ठीक है। बड़ी दिक्कतें हैं यहाँ पर। 19 जुलाई भी कभी कभी देखने को मिलेगा आपको, 20 जुलाई भी है, तो आपको 20 जुलाई, ठीक है। बंगाल विभाजन का जो निर्णय लिया गया है वो 20 जुलाई 1905 को, ठीक है। जबकि वहीं पर जो बंगाल विभाजन जो प्रभावी हुआ है वह 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। स्वदेशी आंदोलन की जो योजना रही वो जो है कब की रही है? तो 7 अगस्त 1905 की, ठीक है। तो 7 अगस्त 1905 हो गया ये, ठीक है। तो सबसे पहले जो आएगा आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है। तो जुलाई पहले आएगा, यानी तीसरा जो है वो पहले हो जाएगा, ठीक है। तीसरा जो है यह पहले होगा, ठीक है। 20 जुलाई 1905, तो तीसरा आपका पहले हो जाएगा, ठीक है। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905, अक्टूबर होगा ये 1905, तो ये बाद में जाएगा, नहीं 3 के बाद होगा, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन की योजना जो रही वह 7 अगस्त 1905, 7 अगस्त 1905, तो जुलाई अगस्त यानी जो है वो दूसरा होगा। उसके बाद दूसरे पर पहला आएगा और दूसरा नंबर और तीसरे पे जाएगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पर भी सही जवाब होगा, ठीक है। तो ये डेट याद रखना, ठीक है। यहाँ पर आपको कभी कभी 19 जुलाई भी किसी बुक में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी जो बंगाल का विभाजन जो प्रभावी हुआ है वह 16 अक्टूबर 1905 को। आगे बढ़ते हैं, तो सिली मिस्टेक हो जाती है टेस्ट सीरीजों में भी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है आपका पॉलिटी का प्रश्न है, निम्नलिखित में से मूल अधिकारों में से कौन से नागरिक एवं विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं? नागरिकों एवं विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा पहला और तीसरा, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य कथन की पहचान करनी है। पहला दे रखा है कि अंतर्राज्यीय परिषद एक संवैधानिक संस्था है, बिल्कुल सही है। क्षेत्रीय परिषदें विधिक संस्थाएं होती हैं, तो यह भी सत्य है। दोनों के दोनों कथन सत्य हैं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 45 नंबर है कि परामर्श संबंधी जो क्षेत्राधिकार है वह किसमें निहित होता है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय में, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सही उत्तर का यहाँ पर चयन करना है। पहला है केंद्र में द्वैध शासन, दूसरा एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना और तीसरा है भारत की राज्य सचिव परिषद को समाप्त करना। ये सभी जो तीनों बातें दे रखी हैं वह किस अधिनियम के तहत जो है संबंधित है, आपको बताना है। यहाँ पर सही जवाब होगा भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 47 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही जो है वो चयन करना है। पहला दे रखा है कि राज्यसभा जो है वो धन विधेयक में संशोधन कर सकती है परंतु अस्वीकार नहीं, तो संशोधन नहीं कर सकती, साथ ही साथ जो है अस्वीकार करे न करे 14 दिन के अंदर जो है लोकसभा द्वारा जो है वो
लोकसभा के द्वारा ही जो है सबसे पहले पास किया जाता है, राज्यसभा में भेजा जाता है। अगर 14 दिन के अंदर अपनी सहमति नहीं मानते हैं तो मान लिया जाता है, ठीक है। तो स्वीकार चाहे करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पहला जो कथन है वह बिल्कुल गलत दिया है। दूसरा है कि अनुदान मांगों पर दोनों सदनों में मतदान होता है। तो आर्टिकल नंबर 113(2) के तहत आप देखेंगे कि जो अनुदान मांगों पर जो अधिकार होता है, जो मतदान होता है, केवल और केवल जो है वो लोकसभा को होता है, राज्यसभा को तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों सदन नहीं, केवल अगर लोकसभा होता तो सत्य होता। तो ऑप्शन यहाँ पर दोनों की दोनों जो है वो गलत है, बिल्कुल ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 48 नंबर की, कौन सी अर्हताएँ जो है वो उपराष्ट्रपति पद हेतु अनिवार्य होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी ऑप्शन दे रखे हैं। पहला दिया है कि वह 30 वर्ष की आयु जो है पूर्ण कर चुका हो। उपराष्ट्रपति की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो आयु निर्धारित की गई है 30 वर्ष नहीं है, 35 होना चाहिए था, ठीक है। तो पहला तो हो गया गलत। दूसरा दिया है कि वह राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अर्हित हो। तो सिंपल सी बात है, जो राज्यसभा के सदस्यों द्वारा ही अध्यक्ष को चुना जाता है वहाँ पर, ठीक है। तो वही जो सभापति होते हैं वही उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के, ठीक है। तो ये जानते हैं। तो यह दूसरा जो है सत्य हो जाएगा। तीसरा दे रखा है कि सार्वजनिक प्राधिकरण के तहत किसी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। तो ये सभी की सभी चीज़ें बिल्कुल सत्य हैं। 2 और तीसरा जो कथन दे रखा है सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वह पूछा था कौन सा सत्य है, तो 2 और 3 सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पंचायती राज के संबंध में आपको सही कथन का चयन करना है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, पहला दे रखा है बिल्कुल सत्य है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, 29 विषय हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संसद केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निम्नलिखित में से कौन विषयों पर कानून बना सकती है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा संघ राज्य एवं समर्थित तीनों सूचियों पर भी जो है कानून बना सकती है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ध्यान देना है, केंद्र शासित प्रदेश की यहाँ पर बात की जा रही है। तो संसद केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो है वो संघ राज्य एवं समवर्ती तीनों सूचियों पर जो है कानून बना सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 51 नंबर। यहाँ पर संविधान संशोधन से प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। जैसे पीसीएस का भी हाल ही में एग्जाम हुआ था और वहाँ पर जीएसटी का पूछा गया था कौन सा संविधान संशोधन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है, कौन सा सही है अब आपको बताना है। तो जो वस्तु एवं सेवा कर जो संविधान संविधान के तहत को जोड़ा गया था 101, ठीक है, 101वां संविधान संशोधन के तहत। आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस वाला जो संशोधन रहा 103वां रहा है। जबकि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो है वो 99वां संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था। तो यहाँ पर जो सही जवाब है ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर, तीनों के तीनों सत्य हैं। 52 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद के तहत लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। संसद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, यहाँ पर आप जानते हैं 108 होता है, लेकिन 1 2 3 भी दे रखे यहाँ पर, ठीक है। 1 भी है आपको, 3 भी है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करते हैं आप जानते हैं कि स्पीकर ही होते हैं, ठीक है, लोकसभा, ठीक है, लोकसभा स्पीकर। तो किस आर्टिकल यानी कौन सा इसमें क्लॉज है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा जो वह है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब जो होगा 184 है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर ई सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ESR बोम्मई बनाम भारत संघवाद का निर्णय मुख्यतः भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद से संबंधित है। सही जवाब होगा आर्टिकल नंबर 356, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। अगला है एक संसद सदस्य सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितनी अवधि तक जो है अनुपस्थित रहता है। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह होगा यानी 2 महीने होता है 60 दिन, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर भी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है और यह बात किस आर्टिकल में कही गई है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा आर्टिकल नंबर 231 में कि संसद जो है विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। कितना है, आर्टिकल नंबर जो है वो 231 है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राज्य दे रखे हैं और उनके गठन वर्ष हैं और कौन जो है गलत सुमेलित है आपको यहाँ पर बताना है।
यहाँ पर आपका सही जवाब होगा हरियाणा राज्य का 1966 में गठन हुआ, मेघालय का 1972 में, सिक्किम का 1975 में और अरुणाचल प्रदेश का 1980 में नहीं हुआ है, यह हुआ है 87 में। ठीक है, 1987। इसलिए ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा कि यह जो है क्या है, सम्मिलित नहीं है। बाकी तीनों बिल्कुल सत्य हैं। हरियाणा 66 में और 72 में, मेघालय, सिक्किम जो है 75 में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो पद ग्रहण करता है जनता सीधे निर्वाचन की, यानी जनता द्वारा सीधे निर्वाचन से, या राज्यसभा सदस्यों द्वारा, या राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित, या पदेन। व्हाट इज करेक्ट आंसर? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा राज्यसभा का जो सभापति होता है वो पद जो ग्रहण करता है वह पदेन। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। आर्टिकल नंबर 64 के तहत कहा जाता है कि जो उपराष्ट्रपति है वह राज्यसभा का पदेन सभापति ही होंगे। ठीक है, राज्यसभा के जो अध्यक्ष यानी पदेन सभापति जो होते हैं वही उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, बशर्ते को कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करते हों। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन सा सत्य कथन राष्ट्रपति के संबंध में। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, दोनों के दोनों जो कथन दे रखे हैं बिल्कुल सत्य हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का जो है सृजन करती है 1/3 बहुमत द्वारा, साधारण, या 2/3 या आधे सदस्यों के बहुमत द्वारा। व्हाट इज करेक्ट आंसर? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा 2/3 बहुमत के द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला पॉइंट है, प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सही कथन का चयन करना है। पहला दिया है कि साधारण विधेयक पर गतिरोध होने की स्थिति में राज्य विधानमंडल में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो संयुक्त बैठक का यहाँ प्रावधान की बात की जा रही, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा है कि साधारण विधेयक पर गतिरोध होने पर विधान परिषद उसे कुल 4 माह विलंब कर सकती है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। केवल और केवल जो है दूसरा सत्य है। अगला प्रश्न है 61 नंबर। यहाँ पर विटामिन दे रखे हैं, उनसे जो है आपको होने वाली जो उनकी कमी से रोग हैं यहाँ पर मिलान करना है, कौन सा गलत सम्मिलित है। पहला दे रखा है विटामिन B6 से जो रोग होता है वह जो चर्म रोग है, तो यह बात बिल्कुल सत्य है। विटामिन B12 रुधिर क्षीणता होती है। विटामिन E से जो है वो जन शक्ति में कमी होती है। तो यहाँ 3 जो ऑप्शन दे रखे हैं वो सही है। उसके बाद अगला दे रखा है विटामिन A की कमी से रतौंधी होती है, ना कि स्कर्वी। स्कर्वी की अगर बात की जाए तो यह विटामिन C की कमी से होता है। ठीक है, तो विटामिन A की कमी से क्या है, रतौंधी रोग हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 62 है कि निम्नलिखित सूक्ष्म जीवधारियों में से कौन सा एक भोजन के विषाक्त होने के लिए उत्तरदायी है। तो भोजन जो भी जहरीला हो जाता है किसी कारण आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लास्ट्री क्या है, क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जबकि राइजोबियम है, तो राइजोबियम जो है ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, और लैक्टोबैसिलस तो ये जो है दही बनाने में। ठीक है, जबकि एस्परजिलस जो दे रखा है यह सिट्रिक अम्ल बनाने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर है, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और दिए गए कथनों पर आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, पहला दे रखा है एंडोमिक। तो एंडोमिक जो है किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में अस्थायी रूप से विद्यमान कोई रोग, तो यह बिल्कुल सत्य है। एपिडेमिक क्या होता है, कोई संक्रामक रोग जो किसी निश्चित जनसंख्या में कम समय में तेजी से फैलता है, एपिडेमिक होता है। ठीक है, जबकि पैंडेमिक की अगर बात की जाए तो एपिडेमिक स्थिति का संपूर्ण विश्व में जो विस्तार है उसे कहा जाता है पैंडेमिक। ठीक है, तो एंडेमिक, एपिडेमिक और पैंडेमिक। ठीक है, तो ये सभी के सभी क्या हैं, सही सुमेलित, यानी आप कह सकते हैं यहाँ पर उपरोक्त तो सभी कथन जो है बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तीनों के तीनों क्या है, सही सुमेलित है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, एवेनियोसेंटिसिस एक प्रकार है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गर्भवती महिलाओं में किए जाने वाला प्रसव पूर्व परीक्षण क्या कहलाता है,
एमनियोसेंटेसिस। तो इसमें गर्भवती महिलाओं में विभिन्न प्रकार के जो जन्म दोषों जैसे कि डाउन सिंड्रोम तथा गुणसूत्र विषमता इत्यादि की जो है वो जांच होती है, किसमें, एमनियोसेंटेसिस का, ठीक है, इसलिए प्रयोग किया जाता है जांच का। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंतःद्रवी जालिका एवं राइबोसोम की भूमिका कोशिका में महत्वपूर्ण होती है क्योंकि। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा क्योंकि ये कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है, राइबोसोम। आगे बढ़ते हैं। बाकी जो ये दे रखा है कि इन्हें कोशिका का यानी अंतःद्रवी जालिका और राइबोसोम की जो भूमिका है और प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और इन्हें कोशिका का पावर हाउस जो है नहीं माना जाता है, क्योंकि कोशिका का जो पावर हाउस माना जाता है वह कहाँ किसको माना जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस माना जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल से हल्का होने के कारण जल पर तैरने लगता है। यहां पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सोडियम। सोडियम का जो आपेक्षिक घनत्व होता है 0.97 होता है, और जल से हल्का होने के कारण क्या है, यह जल पर क्या है, तैरने लगता है। अगला प्रश्न है, ओडोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किस एक के अध्ययन से संबंधित है। यहां पर आपका सही जवाब होगा दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो कि आत्म सूक्ष्म जीवों का जो अध्ययन है वह किसमें, उसको क्या कहा जाता है, तो अति सूक्ष्म है, ठीक है, माइक्रो, क्या, माइक्रो बायोलॉजी, ठीक है। अंग विज्ञान का अध्ययन जो है कि उसका कहलाता है, अंग विज्ञान का जो अध्ययन है अंग, ठीक है, आर्गन, क्या हो जाएगा, आर्गेनोलॉजी, ठीक है, इस तरह याद रखना है। पेशियों का जो अध्ययन है क्या कहलाता है, तो पेशियों का जो अध्ययन होगा उसे कहा जाएगा, पेशियां हैं, ठीक है, मायोलॉजी हो जाएगा, ठीक है, क्या है, मायोलॉजी। तो यहाँ पर इसको जरूर याद रखना, ऐसे प्रश्न आपको एक जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दंतवल्क निम्नलिखित में से, यहाँ पर होना चाहिए किस एक, ठीक है, किस एक कैल्शियम यौगिक से बना होता है, दंतवल्क, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट से। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा, किससे, कैल्शियम फास्फेट से जो है वो बना होता है। तो दंतवल्क ही ऐसा होता है जो कि मानव शरीर का सबसे कठोर अवयव होता है, ठीक है। तो याद रखना किसका बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का। 69 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर आपको बताना है। कथन दे रखा है कि गर्भवती महिलाओं को विशेषकर पहली तिमाही में उनके आहार में हरे पत्ते वाली सब्जियां पर्याप्त मात्रा में लेने की सलाह दी जाती है। पहला कथन तो बिल्कुल सत्य है। कथन का जो कारण है बताया जा रहा है कि जो हरे पत्तियां सब्जियां वाली मात्रा में लेने की जो सलाह दी जाती है उसका रीज़न है कि हरे पत्ते वाली सब्जियां फोलिक अम्लों के प्रचुर स्रोत होती हैं जो कि डीएनए संश्लेषण हेतु आवश्यक हैं। इसलिए जो है वो गर्भवती महिलाओं को विशेषकर पहली तिमाही से उनकी आहार में हरे पत्ती वाली सब्जियां पर्याप्त मात्रा में लेने की सलाह दी जाती है। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं तथा जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, कुएं से पानी भरते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति का पीछे गिर जाना एक उदाहरण है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा न्यूटन की गति विषयक तृतीय नियम का। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। न्यूटन का तृतीय जो नियम है क्या कहता है, क्रिया जो है वो प्रतिक्रिया का नियम भी है, ठीक है, आप कह सकते हैं क्रिया अगर है तो प्रतिक्रिया भी होगी। तो याद रखना ये तीसरा जो है वो न्यूटन का नियम है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा एडीपी से जो है वो एटीपी का निर्माण होता है,
ठीक है, ADP से ATP का। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लवण क्रिस्टल वृद्धि का एक उदाहरण है? किसका? क्रिस्टल वृद्धि का। तो क्रिस्टल वृद्धि का जो एक उदाहरण है वो कौन सा है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भौतिक अपच है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 73 नंबर है कि इनमें से कौन सी पूर्ण रूपेण अंतःस्रावी ग्रंथि है? ऑप्शन यहाँ पर जो है सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न है 74 नंबर, मेलानिन एक प्राकृतिक वर्णक है जो मानव त्वचा, बाल और परितारिका को रंग प्रदान करता है और यह किससे सुरक्षा प्रदान करता है? मेलानिन। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पराबैंगनी विकिरण से। अगला प्रश्न 75 नंबर है कि बोलोमीटर का प्रयोग किस एक के मापन हेतु किया जाता है? किसका? बोलोमीटर का। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऊष्मीय विकिरण। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, खाद्य श्रृंखला में उत्पादक के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं आपको बताना है। पहला कथन दे रखा है खाद्य श्रृंखला, ठीक है, तो ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं। और दूसरा दिया है कि ये जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य बिचौलिए का कार्य करते हैं। यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर पहला और दूसरा बिल्कुल सत्य है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा दोनों, यानी केवल एक और दो दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्रिय वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? कौन सी अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रेडान। अगला प्रश्न है कि विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत नींद का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन दे रखा हिप्नोलॉजी है, टेलीपैथी है, कॉस्मोगोनी और स्लीपोलॉजी। व्हाट इज करेक्ट आंसर? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा हिप्नोलॉजी। ऑप्शन जो है यहाँ पर ए सही जवाब होगा। क्या है? हिप्नोलॉजी, ठीक है, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न है आपका 79 नंबर, निम्न पर आपको विचार करना है और किसका संबंध जो है वो किराना घराने से है। इन तीन जो दे रखे हैं आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया है, एक्चुअली यहाँ पर बलर है बहुत, ठीक है, क्योंकि इनकी जो टेस्ट सीरीज है इसमें काफ़ी जो इनका वाटर मार्क काफ़ी ब्लैक। यहाँ पर देखो लिखा है आपका गंगू भाई हंगल दे रखा है, रोशन आरा बेगम है और भीमसेन जोशी हैं। इन तीनों में किसका जो है वो किराना घराने से संबंध है आपको बताना है। तो यहाँ पर ये जो तीनों दे रखे हैं गंगू भाई हंगल, रोशन आरा बेगम और भीमसेन जोशी, इन तीनों का जो संबंध है वो किराना घराने से है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के निकट किराना नामक ग्राम निवासी अब्दुल करीम खान ने किराना हटाने की जो है वो नींव रखी थी। गंगू भाई हंगल, रोशन आरा बेगम, भीमसेन जोशी इत्यादि सभी की सभी जो है वो इसी घराने से यानी किराना घराने से इनका संबंध है। उत्तर प्रदेश के उत्तरी एवं दक्षिणी जिले जो है क्रमशः कौन से हैं? यूपी स्पेशल में आपको जो है जो भौतिक संरचना है उसमें जो लेक्चर है उसको देखिएगा, उसमें बताया गया था कि सबसे जो पूर्वांचल यानी पूर्वी जो जिला है वो बलिया हो जाता है और सबसे जो पश्चिमी जिला है वो शामली है। क्या है? शामली है। और सबसे जो उत्तरी है वो सहारनपुर आ जाता है और सबसे दक्षिणी जो छोर है वो कौन सा है? सोनभद्र है, ठीक है। यहाँ पर जो पूछा है उत्तरी एवं दक्षिणी, तो उत्तरी में क्या है? सहारनपुर और दक्षिणी में सोनभद्र। तो सहारनपुर सोनभद्र ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय भाषा के रूप में सरकारी जो मान्यता प्रदान की गई थी वो कब की गई थी?
देखिए उत्तर प्रदेश के ये सारे क्वेश्चन आपको जो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं इनकी टेस्ट सीरीज़ में, जो हमने 533 MCQ की जो मास्टर वीडियो मैराथन दी है, ठीक है, परीक्षा वाणी वाली, उसको आप एक बार अगर देख के जाएंगे तो उत्तर प्रदेश के सारे क्वेश्चंस आप PCS RO में अच्छे से करके आएंगे, ठीक है। लगभग जो है सारे क्वेश्चन आपको वहीं से देखने को मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर से रिलेटेड। वही चीज़ ये भी आपको देखने को मिल रही है, बार बार वही चीज़ घुमा के लोग पूछ रहे हैं। यहाँ पर वही पूछा जा रहा है, इसका क्वेश्चन आप देखेंगे तो 533 MCQ की सीरीज़ में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर सही जवाब जो होगा वह 1989 होगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजनाएं हैं। देखिए ये सारे क्वेश्चंस आपको 533 MCQ की सीरीज़ में आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप जो है घटना चक्र वाली सीरीज़ को नहीं कवर कर पा रहे हैं, वहीं 533 MCQ को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चंस वहीं से आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। वही को घुमा घुमा के ये लोग पूछते कभी इधर से कभी उधर से, ठीक है। तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है आपका सही जवाब क्या होगा, यहाँ पर बताना है। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका गोमती बैराज, लवकुश और गोकुल, ये तीनों की जो है वो उत्तर प्रदेश की जो है वो पेयजल परियोजनाएं हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में असत्य कथन की यहाँ पर पहचान करना है। पहला दे रखा है कि 16 महाजनपदों में से 8 वर्तमान उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। तो यहाँ पर अगर जो अभी लेक्चर रिसेंट में जो अपलोड हुआ है ऐतिहासिक परिदृश्य से, उसमें देखेंगे तो ये सारे फैक्ट आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो जितना करवाया जा रहा है यूपी जीके का, आप अगर सीरीज जाके करके जाएंगे दोस्तों, तो 15 से 20 क्वेश्चंस आपको ARO में देखने को मिलेंगे। आप अच्छा खासा वहाँ पर परफॉर्मेंस तो करेंगे अपनी, ठीक है। तो जो सीरीज यूपी जीके की चल रही है उसको ज़रूर कवर कीजिएगा, उससे बाहर कुछ नहीं होने वाला है। आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता की पश्चिमी विस्तार को प्रकट करता है। जो दूसरा कथन दे रखा है, ठीक है, यह गलत है, ठीक है। क्या है ये? गलत है, ठीक है, क्योंकि ये पश्चिमी सूर्य की नहीं बात करता है, ये पूर्वी की बात करता है, ठीक है। जो ऐतिहासिक परिदृश्य हमने बताया उसमें आपको मैंने चारों दिशाओं का जो है बताया, उसको जरूर देख ही लीजिएगा। पूर्वी, हड़प्पा, पश्चिमी, ठीक है, कौन कौन से जो है छोर पर स्थित है। तो पूर्वी में जो हिंडन है, हिंडन नदी, उसी पर आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश का जो है स्थित है, जो कि सबसे पूर्वी है ना कि पश्चिमी, ठीक है। जैन तीर्थंकर संभवनाथ योमचंद्र प्रभु श्रावस्ती से संबंध रहे, बाकी जो सभी कथन दे रखे हैं सत्य हैं, ऑप्शन जो है बी को छोड़कर। तो बी यहाँ पर जो है वो असत्य होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा विवरण में अंतरजी खेड़ा को क्या कहा था। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा पिलोशान। ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सी सही जवाब हो जाएगा। चीन यात्री था ह्वेनसांग, अंतरजी खेड़ा को क्या कहा था? पिलोशान। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक स्थान पर प्राचीन काल में कपास उपजाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। तो एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड है, कपास की यहाँ पर बात की जा रही है। तो कपास का साक्ष्य, उपजाने का जो साक्ष्य मिला है कहाँ पर? तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। आलमगीरपुर है, ठीक है, किस नदी पर स्थित है ये भी पूछा जाता है। तो हिंडन नदी पर, याद रखना है। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 86 नंबर, सूची दे रखा है और सही उत्तर का आपको चयन करना है। एक और ऑप्शन ले लीजिए क्योंकि वो नेक्स्ट पेज है और जूम नहीं हो पा रहा, तो ठीक है यहाँ पर देख लीजिए आप। एक और ले लीजिए, दैट इज कैंची, ठीक है, क्या है? कैंची। और डिस्ट्रिक्ट आप ले लीजिए सहारनपुर। क्या है? सहारनपुर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिलाना है। अब देखिए, पेंटिंग की अगर बात की जाए तो पेंटिंग का जो है वो मथुरा। कत्था जो है, कत्था कहाँ का है? कत्था का जो है वो बरेली हो जाएगा। घंटी की अगर बात की जाए तो ये सहारनपुर, और कैंची जो है वो हो जाएगी मेरठ, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका बन रहा है, क्योंकि अगले पेज पर है, ऑप्शन अभी अगले पेज पर दिखाते हैं। यहाँ पर जो है ए का क्या है? ए, बी, सी और डी। ए का 2 है, बी का 1 है और सी का 4 है, और डी का जो है कैंची का क्या है? मेरठ है, 3 है। तो 2 1 4 3 है। क्या है?
2413 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगले पेज पर देखते हैं। 2143 क्या है? 2143 ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की जो अगर कुछ नहीं अगर पढ़ पा रहे डिटेल में आप, तो 533 MCQ सीरीज को अच्छे से बार बार देख डालिए, कम से कम 2 से 3 बारी आपका सारे क्वेश्चन यूपी जीके के आप आसानी से करके आएंगे। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का जो सोनराई क्षेत्र है वह तांबा उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, और जो सोनराई रीजन है यह किस जिले में स्थित है? तो अगर आप तांबा भी पकड़ते हैं, सोनराई रीजन में पाया जाता है और किस डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा। ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यूपीजी के 533 MCQ की सीरीज में कवर है। ठीक है, तो परीक्षा वाणी की करवाई गई उसी को अच्छे से कवर कर लीजिए, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो 87 का जो सही जवाब क्या होगा दोस्तों, आपको बताना है किस जिले में है। तो यूपीजीके की जो घटना चक्र वाली सीरीज है उसमें भी जो खनिज संसाधन को पढ़ाया गया उसमें कवर किया गया है, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब होगा ललितपुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत की इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है? कौन सा घराना? इमदाद खानी। व्हाट इज करेक्ट आंसर? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी इटावा। अगला प्रश्न है, गंडक परियोजना से निम्नलिखित में से कौन सा जिला लाभान्वित नहीं होता है? गंडक परियोजना से, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी बलिया। गंडक जो परियोजना है यह उत्तर प्रदेश, यूपी, ठीक है, और बिहार, यूपी और बिहार की जो है वो संयुक्त परियोजना है, और इससे जो लाभान्वित होने वाले जो ज़िले हो जाएंगे और बिहार से संबंधित जो आसपास होंगे ज़िले, ठीक है, तो देवरिया, गोरखपुर और कुशीनगर और महाराजगंज। ठीक है, तो गोरखपुर है, देवरिया है, कुशीनगर है और गोरखपुर है न, बलिया उसमें नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नार्दर्न रीजन क्या है? नार्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, कई बार एग्जाम में पूछा गया है पेपर वाला, तो पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जो 533 MCQ सीरीज को ज़रूर कवर कीजिएगा। ठीक है, एग्जाम के पहले आप उसको ज़रूर एक बार देख के जाइएगा, सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। यहाँ पर सही जवाब आपका हो जाएगा दोस्तों प्रयागराज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपका 91 नंबर। निम्नलिखित में युग्मों में से आपको सही सुमेलित करना है और सही कोड का यहाँ पर जवाब देना है। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? कवि लेखक दे रखे हैं और उनके जन्म स्थान दे रखे हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म स्थल है वो रायबरेली है, तो यह भी सत्य है। जयशंकर प्रसाद की अगर बात की जाए वाराणसी, यह भी सत्य है। महादेवी वर्मा, तो ये भी सत्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, सभी कथन सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं 92 की। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित किस योजना का संबंध बाल श्रम उन्मूलन से है? बाल श्रम उन्मूलन। 92 नंबर, बताइए व्हाट इज करेक्ट आंसर? तो बाल श्रम उन्मूलन का जो संबंध है वह नया सवेरा योजना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यह प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो लास्ट चैप्टर है 533 MCQ सीरीज का, जो योजना है परियोजनाओं से संबंधित है, उसमें यह क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और यहाँ पर सत्य कथन की जो है पहचान करनी है। सत्य कथन की पहला दे रखा है कि वे कृषक जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है उन्हें सीमांत कृषक कहा गया है। तो यह बात क्या सत्य है? बिल्कुल असत्य है। ठीक है, क्योंकि 2 नहीं 1 हेक्टेयर से कम। ठीक है, कितना? 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को सीमांत कृषक कहा जाता है। दूसरा कथन है कि उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की जो संख्या है वह कितनी है? 9 है। तो बात बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब हो जाएगा, केवल और केवल 2। ठीक है, अगर यूपीजी पे स्पेशल अगर आपको कवर करनी है जो सीरीज से चल रही है उसी को आप कवर करके जाएंगे दोस्तों, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला एग्जाम में, आप उसको ज़रूर कवर कीजिएगा, क्योंकि 15 से 20 क्वेश्चंस आपको 140 में देखने को मिलेंगे।
अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश की न्यूनतम जन घनत्व वाले 3 जिलों की आपको पहचान करनी है। ठीक है, तो पहला तो सब लोगों को लगभग याद रहता है कि ललितपुर है, तो ललितपुर यहाँ पर तो 3 में दिया हुआ है। अब आपको दूसरा पकड़ना है, इसलिए कहा जाता है कि कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1 2 3 जरूर, एक तो याद ही रहना चाहिए, 2-3 सरसरी निगाहों से ज़रूर याद देख लेना चाहिए आपको। तो ललितपुर के बाद जो नंबर आता है पॉपुलेशन डेंसिटी में, ठीक है, तो ललितपुर है, ललितपुर लगा हुआ है, फिर सोनभद्र भी है, ठीक है, तो सोनभद्र है और यहीं हमीरपुर भी है। तो यहाँ पर होगा ललितपुर, सोनभद्र और हमीरपुर, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सही जवाब वह ए बन जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2001 और 11 की अवधि में जन घनत्व में कितने व्यक्ति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि जो है वो की गई है। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी में डिकेडल ग्रोथ है वह कितनी है, डिकेडल ग्रोथ रेट। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा 57 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 96 नंबर है दोस्तों कि निम्नलिखित युग्मों में आप सही कथन की पहचान करनी है। बोर्ड दे रखे हैं, उनके कुछ मुख्यालय हैं, यहाँ पर आपको बताना है कौन सी, इन 3 दे रखे हैं। ठीक है, इन तीनों में जो है वो सही सुमेलित कौन सा है आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा, देखिए पहला जो रखा है राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, यह हैदराबाद में है इसका मुख्यालय, तो बात बिल्कुल सत्य है, तो पहला तो सही है। दूसरा दे रखा है कि राष्ट्रीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ पर है, पुणे में है इसका मुख्यालय, तो दूसरा भी सत्य है। तीसरा दिया है राष्ट्रीय जूट बोर्ड बेंगलुरु है, जो कि गलत है क्योंकि इसका जो राष्ट्रीय जूट बोर्ड का है, ठीक है, कहाँ है, बंगाल में है, इसलिए जो है ऑप्शन यहाँ पर 1 और 2 ही सही होंगे। ठीक है, तीसरा गलत हो जाएगा, तो इनका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि बेंगलुरु नहीं है, कोलकाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 97 नंबर है कि किस वर्ष राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना। यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा वह होगा जनवरी 2005 में, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। किसके द्वारा इसकी स्थापना हुई थी राष्ट्रीय निवेश निधि की, तो आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा। कब, 2005 ईस्वी में, जनवरी में। अगला जो प्रश्न है सार्वजनिक उद्यम क्या होती हैं, यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा, द करेक्ट आंसर इज, जिनका जो संचालन है और नियंत्रण जो है वो सरकार द्वारा होता है, वह जो है सार्वजनिक उपक्रम उद्यम होते हैं। ठीक है, क्या, सार्वजनिक उद्यम। अगला जो प्रश्न है 99 नंबर है, और यहाँ पर जो है आपको क्रोनोलॉजी है। ठीक है, अगर ईयर आपको मालूम है तो आप इसको मिला ले जाएंगे। स्थापना जो है कालानुक्रम मिलाना है। तो IFCI की जो स्थापना हुई है वह 1948 में हुई है। ICI की स्थापना जो है वह 1955 में। IDBI की अगर बात की जाए तो 1964 में। सिडबी की जो स्थापना है, ठीक है, ये तो हेडक्वार्टर आप जानते हैं इसका लखनऊ मुख्यालय है, हेडक्वार्टर जो है, ठीक है, तो सिडबी की अगर बात की जाए तो 1990 है। ठीक है, क्या है, 1990 स्थापना। अब आप क्रोनोलॉजी मिला लीजिए। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो 1948 आएगा, यानी नंबर 1 जो है वो पहले आ जाएगा। ठीक है, आखिरी भी हो सकता है, ऊपर नीचे, लेकिन यहाँ पर आप देखिए पहला जो है हिसाब से ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, 1948। 48 के बाद 55 आएगा, 55 ले लो। उसके बाद आपका बनेगा तीसरा है, ठीक है, 64 वाला, तीसरा ले लो। फिर 1990। ठीक है, तो यहाँ सभी के सभी जो है आप कह सकते हैं क्रोनोलॉजी में दिए। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 100 नंबर है कि भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार की संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन दे रखा है कि भारतीय राष्ट्रीय
शेयर बाजार की जो स्थापना है फेरवानी समिति, ठीक है, कमेटी जरूर मिलाने को आता है, तो याद रखना, इसको नोट बना लेना कि भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार की जो स्थापना है वह किसकी समिति की जो है सिफारिश से हुई थी, तो फेरवानी समिति की सिफारिश से 1992 में हुई थी। तो यहाँ पर पहला कथन तो बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन दे रखा है कि इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है, जो कि गलत है। इसका नई दिल्ली में नहीं, कहाँ है, मुंबई में। कहाँ है, मुंबई, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा केवल और केवल एक, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर असत्य, देखिए गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ सीख रहे हैं कि इसलिए मिस्टेक नहीं करना। यहाँ पर असत्य पूछा है और असत्य को आप लगाएंगे ऑप्शन बी, ठीक है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, असत्य कथन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को जरूर ध्यान, सत्य कथन असत्य या सही नहीं है यानी गलत है, इस तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत में प्रति व्यक्ति आय में धीमी वृद्धि दर को दर्शाता है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय में धीमी वृद्धि के दो प्रमुख कारण होते हैं। पहला तो हो जाएगा उच्च पूंजी जो है उत्पाद अनुपात, दूसरा होता है जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर, ठीक है। तो इनको जरूर याद रखने, इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, सही, ठीक है, सही सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है, यानी गलत है, आपको बताना है कौन सा। कच्छ वनस्पत स्थल दे रखे हैं और यह किस राज्य में है आपको बताना है। पहला दे रखा है कि देवी कौड़ा उड़ीसा में है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो देवी कौड़ा कहाँ पर है, उड़ीसा में है, यह पहला सत्य है। दूसरा देखते हैं क्या सही मिला है, पिचावरम, तो पिचावरम ये जो है केरल दे रखे हैं, जो कि गलत है। यहाँ क्या होगा, तमिलनाडु, क्या होगा, तमिलनाडु, ठीक है। और नेक्स्ट दे रखा है अचरात रत्नागिरी महाराष्ट्र में है, यह सत्य है। मुथुपेट कहाँ है, तमिलनाडु। तो ये जो दे रखे हैं ऑप्शन बी यहाँ जो है वो क्या होगा, पिचावरम, केरल नहीं तमिलनाडु होगा। तो यही जो है वो सही सुमेलित नहीं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसका संयुक्त सूचकांक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा, संयुक्त सूचकांक किसका है, मानव विकास। तो यहाँ पर होगा जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक उपलब्धि एवं प्रति व्यक्ति आय को जो है ये सूचकांक दर्शाता है, ठीक है। तो इन्हीं तीनों का मिश्रण जो है वो मानव विकास सूचकांक है। और ये जानते हैं कि इसके द्वारा जारी किया जाता है UNDP, ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब आप लगा लीजिएगा, ठीक है। जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक उपलब्धि एवं प्रति व्यक्ति आय किसके द्वारा जारी किया जाता है, UNDP के द्वारा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आगे बढ़ते हैं। विकासशील देशों में निजी उद्योगों में निवेश के लिए विश्व बैंक समूह की कौन सी संस्था पूंजी उपलब्ध कराती है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, ग्रीन बॉक्स से संबंधित है। पहला इसमें दे रखा है एक हॉट मनी है, ग्रीन बॉक्स एक हॉट मनी है। तो पहला दे रखा है हॉट मनी, ठीक है, क्या, हॉट मनी, ठीक है। और दूसरा जो कथन है आपको बताना है, यहाँ पर दूसरा कहा जा रहा है ग्रीन बॉक्स से संबंधित, ठीक है, नेक्स्ट पेज पर है, ठीक है, ग्रीन बॉक्स। तो ग्रीन बॉक्स के संबंध में बताना है। पहला दे रखा है हॉट मनी है, दूसरा दे रखा है ऐसे फंड जिनके माध्यम से सरकारी सिक्योरिटी में निवेश किया जाता है। तीसरा कथन है कि कृषि क्षेत्र में दी गई एक प्रकार की अर्थ सहायता है, और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, तो ग्रीन बॉक्स जो है वह कृषि क्षेत्र में दी गई एक प्रकार की अर्थ सहायता है, ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को निम्नलिखित में से कहाँ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना नहीं की गई थी, ठीक है। तो RRB की अगर बात की जा रही है, नहीं की गई थी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह हो जाएगा पुणे में, ठीक है। बाकी गोरखपुर, भिवानी और मालदा में की गई थी, लेकिन पुणे में नहीं।
अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर आपको बताना है। कथन दे रखा है कि विदेशी जो पोर्टफोलियो निवेश को जो है प्रायः हॉट मनी कहा जाता है, हॉट मनी। दूसरा दे रखा है, इसमें अर्थव्यवस्था से पलायन करने की प्रवृत्ति नहीं होती है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को प्रायः जो है हॉट मनी कहा जाता है, यह बात तो सत्य है। दूसरा कथन जो दिया कारण बताया जा रहा है कि इसमें अर्थव्यवस्था से पलायन करने की प्रवृत्ति नहीं होती, इसलिए जो है ये विदेशी पोर्टफोलियो निवेश प्रायः को हॉट मनी कहा जाता है। तो इसमें जो कथन दे रखा है सत्य है, लेकिन जो कारण है वह गलत है। ठीक है, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश जो है शेयर बाजार की दक्षता को बढ़ाता है, ठीक है, न कि प्लान करने की प्रवृत्ति होती। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो सही जवाब होगा वह होगा, कथन सही है, कारण जो है गलत है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 108 है और यहाँ पर आपको कौन सा कथन जो है असत्य है आपको पहचान करनी है, असत्य कथन की। पहला दिया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, तो बात बिल्कुल सही है। अपनी इंडियन इकोनॉमी क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, तो पहला हो गया आपका सही। मिश्रित अर्थव्यवस्था का सुझाव जॉन मेनार्ड कीन्स ने दिया था, तो यह भी सही है। ठीक है, और मिक्स्ड इकोनॉमी जानते हैं जिसमें कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों को काम करते हैं, तो दोनों के दोनों सही हैं। और यहाँ पर पूछा है असत्य है, तो ना तो एक असत्य है और ना ही दूसरा असत्य है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, सही सुमेलित करना है आपको। ठीक है, सही सुमेल करना है, यहाँ पर सही जो है वो सुमेलित करना है। समिति दे रखी है और समिति जो है किससे संबंधित रही, यहाँ पर आपको बताना है। दांतेवाला समिति, देखिए कमेटियाँ जरूर आएंगी, कमेटियों का नोट आप बना लीजिएगा एक पेज पे। ठीक है, कौन सी कमेटी किससे रिलेटेड रही है, तो यहाँ कमेटी दे रखी कार्य दांतेवाला, तो यहाँ पर आपको सही कथन की पहचान करनी है। ठीक है, ध्यान देना सही कथन की। पहला दिया है दांतेवाला समिति बेरोजगारी अनुमान से संबंधित कार्य, तो यह बिल्कुल सत्य है। दूसरा है जानकी रमन समिति कर सुधार तो जानते हैं चलैया है। ठीक है, चलैया, तो यहाँ पर जो जानकी रमन समिति रही या जो है वो संबंधित रही कर घोटाला से नहीं, प्रतिभूति घोटाला से। ठीक है, यानी जो सिक्योरिटी होती है, प्रतिभूति घोटाला। ठीक है, तो जो सिक्योरिटी घोटाला रहा उससे रिलेटेड रही है जानकी रमन समिति, तो ऑप्शन यहाँ पर दूसरा गलत है, पहला तो सत्य है। दूसरा है गोईपोरिया समिति, तो गोईपोरिया समिति बैंकिंग सुधार से रही है, तो यह बात बिल्कुल सत्य है। तो पहला और तीसरा यहाँ पर सही है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय के संदर्भ में कौन से कथन जो है वो सत्य हैं, सत्य कथन की आपको पहचान करनी है। पहला दिया है कि स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय को मौद्रिक आय भी कहा जाता है। दूसरा है कि वर्तमान में इसकी गणना बाजार मूल्य पर की जाती है। तो देखिए जो मौद्रिक आय है ना, मौद्रिक आय वो स्थिर कीमत पर नहीं होती है, कांस्टेंट प्राइस तो बिल्कुल नहीं होती, करंट प्राइस पर होती है, यानी चालू कीमत पर। ठीक है, तो मौद्रिक आय की जो चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, ठीक है, जो नेशनल इनकम है इसकी जो गणना की जाती है वह किस पर, यदि चालू कीमत पर की जाती है तो उसको क्या कहा जाता है, मौद्रिक आय कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला गलत हो जाता है क्योंकि स्थिर कीमत पर नहीं, यहाँ पर होना था चालू कीमत पर। दूसरा दिया वर्तमान में इसकी गणना मूल्य जो है वो वर्तमान में इसकी गणना जो है बाजार मूल्य पर, ठीक है, मार्केट प्राइस पर की जाती है, तो यह बात बिल्कुल सत्य है। तो याद रखना है नेशनल इनकम की संबंध में, नेशनल इनकम को जरूर चैप्टर को कवर करना है आपको। ठीक है, अच्छे से यहाँ से प्रश्न आपको देखने के जरूर मिलते हैं। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा, केवल और केवल 2। ठीक है, ऑप्शन बी जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अल्प विकसित देशों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण अवरोधक तत्व हैं। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा पूंजी निर्माण का न होना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि बजट 2021-22 के संबंध में सत्य कथन को आपको पहचान करनी है। पहला दिया है कि 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाने की बात की गई है बजट 2021-22 में, जो कि गलत है। यहाँ पर 100 अगर होता तो बात सही हो जाती, तो पहला गलत हो गया। दूसरा कथन दे रखा है कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत 75,000 स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे, तो यह बात बिल्कुल सत्य है।
तो पहला कथन गलत है, दूसरा सत्य हो जाए, केवल 2/2। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। घटनासार की जो टूर कवर की लीजिएगा वहाँ पर पूरा अच्छे से कवर है बजट भी। अगला प्रश्न है वाइट लेबल एटीएम जो होते हैं ये क्या हैं, इनके संबंध में आपको बताना है। वाइट लेबल एटीएम, तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा वह होगा, यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ सही जवाब होगा। गैर बैंकिंग कंपनियों की स्वामित्व तथा उन्हीं के द्वारा प्रचलित एटीएम जो है वाइट लेबल एटीएम होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा, ठीक है। अगला है यदि किसी सांकेतिक भाषा में ABCD का कोड, यानी आप रीजनिंग यहाँ पर स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो यदि किसी सांकेतिक भाषा में ABCD का जो कोड है ADIP दे रखा है, तो उसी सांकेतिक भाषा में YGFE का कोड क्या होगा, ठीक है। तो ABCD दे रखे हैं A B C और D, ये पहला अक्षर या दूसरा लेटर होता है या तीसरा होता है या चौथा होता है। और इसका जो दे रखा है वह दे रखा है ADIP, ठीक है, ADI और P, पहला अक्षर ये होता है, ठीक है। D जो है चौथा हो जाता है, और लेटर के हिसाब से देखेंगे I का जो नंबर आता है वो 9 आता है, और P जो होता है इजोटी, ठीक है, OP, यानी 15 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगी कि 15 नंबर पे O आता है। इजोटी आप जानते हैं ना, इजोटी, ठीक है, ये 5वां लेटर है, ये 10वां है, या 15वां है, ये जो है 20वां, और ये 25वां लेटर Y, ठीक है, इस तरह इजोटी। तो यहाँ से जो है आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आपको मिलाया जा रहा है 1 से 1 हो रहा है, ठीक है, 2 से यानी 1 गुणे 1 कर देंगे आप इसको, ठीक है। यहाँ देखेंगे 2 से 4 हो रहा है, यानी 2 गुणे 2। यहाँ पर देखेंगे 3, तो 3 गुणे 3 हो रहा है, 3 त्रिक का 9वां लेटर, और यानी 4 चौक 16, 4 गुणे 4। तो इसी तरह आपको यहाँ पर लिखना है HGFE का, ठीक है। तो H का क्या करेंगे, H का 1 गुणे करेंगे तो एक पहला लेटर आएगा, ठीक है। तो 1 गुना यानी H की जगह 1 क्या लिखेंगे, H ही लिख देंगे आप, ठीक है। इसके बाद 1 मिनट इसको थोड़ा हटाते हैं। हाँ, H ले रखा है, G है, F है और E, इसी का आपको कोड बनाना है, ठीक है। तो H आपका कौन सा लेटर है, 8वां है, ठीक है। G कौन सा लेटर हो जाएगा, G जो है वो GHIJK, ठीक है, तो ये 7वां लेटर है। ये जो है EFGH लिखा है 6 7 8, ठीक है, 6 7 8, 6 है और ये 5 है। अब क्या है 8, 1 गुणे था 1 ही करना है, ठीक है, 8 गुणे 1 कर लेना है, 7 गुणे 2 कर लेना है, और 6 गुणे 3 कर लेना है, क्योंकि 1 2 3 करके था ना ABCD, इसका जो है ये था, ठीक है। और 6 गुणे क्या करेंगे आप, 4 कर लेंगे, इसी तरह आपको करना है। तो ये 8वां लेटर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 8वां आना चाहिए, 7 दूना 14वां लेटर होगा, फिर 6 तारीख 18वां लेटर, ठीक है, और 6 पंचे 5 चौक 20, यहाँ पर 20वां लेटर। अब आप देखिए 8वां लेटर यानी H है तो H ही आएगा, ठीक है, H हो जाएगा। उसके बाद 14वां जो लेटर बनेगा वो कौन सा बनेगा, 14वां जो लेटर बनेगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका MNOP, ठीक है, इजोटी, MNOP, ठीक है, तो आपका EN बन जाएगा 14वां लेटर, ठीक है। QROP यानी 18वां जो बनेगा वह हो जाएगा R, 20वां जो लेटर होगा इजोटी, T हो जाएगा, ठीक है। तो HNRT आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है कि किसी दिशा में 35 किलोमीटर दक्षिण, ठीक है, किसी दिशा में, प्रश्न है कि किसी दिशा में 35 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर चला, ठीक है, फिर बाईं ओर मुड़कर 17 किलोमीटर चला तथा फिर अंत में बाईं ओर मुड़कर 35 किलोमीटर चला, बताएं कि मैं अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर हूँ, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्या है, मैं किसी दिशा में 35 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, ठीक है। अब दक्षिण की ओर कितना चल रहे हैं, 35 किलोमीटर, तो हम नीचे चल रहे हैं, मैप समझो, ठीक है, तो मैप अगर है तो दक्षिण में हम चल रहे हैं कितना,
35 किलोमीटर दक्षिण की ओर, ठीक है, चला। तो 35 चले, फिर क्या कह रहा है, चला, फिर बाईं ओर, क्या है, बाईं ओर मुड़कर 17 किलोमीटर चला। अब यहाँ नीचे जा रहे थे, फिर बाईं ओर मुड़ गए, चलो बाईं ओर मुड़े, कितना, 17 चले, ठीक है, 17 किलोमीटर। अब यहाँ पर जो है मुड़कर 17 किलोमीटर जो है चला, तथा अंत में, फिर अंत में 17 किलोमीटर चलने के बाद क्या है, बाईं ओर। अब ये बाईं ओर जा रहे हैं, फिर बाईं ओर मुड़े, बाईं ओर मुड़ गए। अब कितना चल रहे हैं बाईं ओर मुड़कर, बाईं ओर मुड़कर ये 35 पे चल रहे हैं, ठीक है, तो 35। अब ये पूछा जा रहा है अगला, बताएं कि मैं अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर हूँ। प्रारंभिक स्थान ये रहा है, यहीं से चले थे ये, ठीक है। अब यहाँ से जो दूरी है ये पूछी जा रही है, तो ये अगर 17 है तो ये भी तो 17 होगी, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 116 नंबर है, फोटोग्राफ में एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए नर्मदा ने कहा कि वह मेरे चाचा की पुत्री का भाई है। फोटोग्राफ में दिखाए गए व्यक्ति का नर्मदा से क्या संबंध है। अब ऐसे प्रश्नों में क्या है कि जो कहता है ना उसको आप पकड़ लिया करो, ठीक है। नर्मदा ने कहा है तो नर्मदा को लेते हैं, ठीक है। नर्मदा क्या कह रही है, नर्मदा ने कहा कि जो फोटोग्राफ है, ठीक है, फोटोग्राफ की यहाँ पर बात की जा रही है, जो फोटोग्राफ है, ठीक है, वह मेरे चाचा, अब चाचा इनसे बड़े हैं तो इनको ऊपर ले जाओ, ठीक है, मेरे चाचा की पुत्री, ठीक है, चाचा की पुत्री है, चाचा की पुत्री है ये, चाचा की पुत्री का भाई, चाचा की पुत्री का भाई, ठीक है, ये भाई हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो पूछा जा रहा है, फोटोग्राफ को क्या बताया गया, फोटोग्राफ को नर्मदा कह रही हैं ये जो फोटोग्राफ है ना, मेरे चाचा की पुत्री का भाई, समझ रहे हो, पुत्री का भाई, तो यही भाई जो व्यक्ति होगा, ठीक है। अब यही जो व्यक्ति है भाई, चाचा की पुत्री का भाई, अब यहाँ पर नर्मदा और इसमें रिलेशन आपको बताना है, संबंध क्या है, ठीक है। तो व्यक्ति का नर्मदा से, यानी नर्मदा का क्या लगता है, ये भाई जो व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति ही तो है जो भाई है, ठीक है। यही तो कहा जा रहा है, जो फोटोग्राफ में एक ही व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहती हैं कि वो मेरे चाचा की पुत्री, ठीक है। अब मान लो, खुद ही मान लो आप लोग कि आप जो है नर्मदा हो, अब नर्मदा आप हो, आपसे कहा जा रहा है कि आपके चाचा की पुत्री, यानी आपके चाचा की पुत्री आपकी क्या हो गई, चचेरी बहन हो गई। अब चचेरी बहन का जो भाई है वही व्यक्ति का फोटोग्राफ है, तो चचेरी व्यक्ति का भाई आपका क्या होगा, आपका चचेरा भाई हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप समझिए, तो अपने आप को मान लिया करो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा, चचेरा भाई। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, ठीक है, आपके एग्जाम में रीजनिंग ही आएगी, मैथ नहीं आने वाली, बस कॉमन सेंस लगा के आपको कर देना है। अब 4 गुणे 10 40 बराबर 4 गुणे 40 बराबर 10 दे रखा है, 5 गुणे 5 बराबर 1 दे रखा है, 1 गुणे 7 बराबर 7 दे रखा है, और 11 गुणे 11 बराबर पूछा जा रहा है क्या होगा। अब यहाँ पर आप कॉमन सेंस लगाइए, इसमें क्या नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। 4 और 10, ठीक है, कुछ आ रहा है समझ में, 10 चौक 40 हो जाता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे 10 गुणे 4 बराबर 40 हो जा रहा है, ठीक है। 1 गुणे 5, इस लास्ट वाले को लेना है, ठीक है। तो क्या होगा आपका, 1 गुणे 5 5 हो जा रहा है, ठीक है। अब 7 गुणे 1 हो रहा है, 7 भी हो जा रहा है, ठीक है। इस तरह आपको अगर आप देखेंगे तो मिल रहा है क्या, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर क्या होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ऐसा क्या होना चाहिए कि हम उसको 11 से गुणा करें और 11 आए, तो यहाँ पर 1 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, इस तरह आपको मिला लेना है, ठीक है। तो 1 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10 चौक 40, 1 पंचे 5, 1 गुणे 7 बराबर 7, और 1 गुणे 11 बराबर 11, तो 1 आएगा। इस तरह कॉमन सेंस लगा के वहाँ करना होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन यहाँ सही जवाब है। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है कि एक शीशे के जार में एक प्रकार का बैक्टीरिया रखा गया है जो कि प्रत्येक अगले दिन दोगुना हो जाता है। ठीक है, यदि जार में 60 दिनों जार जो है जो जार दे रखा है वो 60 दिनों में पूरा भर जाता है बैक्टीरिया से, तो जार 1/4 कितने दिनों में भर जाएगा, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, अब कोई जार है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो जार है ना, ठीक है, यहाँ पर पूछा जा रहा है चौथाई। ठीक है, तो इसके 4 पार्ट आप कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए पूरा जो भर जाता है, जो फुल होता है पूरा कितने दिनों में, 60 दिनों में। ठीक है, 60 दिनों में पूरा भर जाता है जार। अब अगले दिन जो है वो दोगुना भर जाता है। ठीक है, किस हिसाब से जो भरा जा रहा है कि हर दूना दूना होते जा रहा है, तो ये जब 60 हो जा रहा है, ठीक है, 60वें दिन पूरा भर जा रहा है, फुल हो जा रहा है, तो उसके एक दिन पहले कितना हो रहा होगा भाई, 60वें दिन हर दिन जो है दुगुना हो रहा है। ठीक है, तो 59वें दिन कितना रहा होगा, ये 59वें दिन जो है ये रहा होगा कितना, इसका 50% तो रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक क्या है 50% भर गया रहा होगा। ठीक है, 59 दिन तक। अब जैसे 60 दिन होगा इसका दुगुना हो जाएगा, यानी 50% का 100% हो जाएगा यहाँ 60वें दिन। ठीक है, अच्छा इसके पहले कितना रहा होगा भाई, जब ये 50% भर जा रहा है तो इसके पहले 25% रहा होगा ना भरा जार। ठीक है, तो 25% किस दिन रहा होगा, 58वें दिन। 58वें दिन 25% बढ़ा, फिर उसके बाद ये 50 हो गया 59वें दिन। 59 के बाद जैसे 60 दिन पूरा हुआ, फिर इसका दुगुना यानी 100% पूरा फुल हो गया ये। ठीक है, यही बात यहाँ पर तो पूछा जा रहा है। 1/4 का मतलब हो गया 25%। ठीक है, 1/4 जो है कितने दिनों में भर जाएगा, यहीं पर यही पूछा जा रहा था। अच्छा 97वें दिन कितना रहा होगा, तो 97वें दिन जो रहा होगा यहाँ पर 12.5% हो जाएगा। ठीक है, 12.5%, यानी आप कहेंगे 1/8 कर देंगे। ठीक है, इसी तरह जो है 56वें दिन, इस तरह आप देखेंगे। ठीक है, इसका फिर आधा करेंगे, फिर आधा, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इस तरह निकालते हैं, इसको उल्टा चलते हैं ऐसे जल्दी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, यहाँ पर 25% कितने दिन में होगा, 58वें दिन, यानी ऑप्शन बी यहाँ सही जवाब होगा। 119 है कि 45 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दोगुनी है। महेश का स्थान कक्षा में ऊपर से 17वां स्थान है। यदि महेश से पहले 9 लड़कियां हैं तो महेश के बाद कितनी लड़कियां होंगी। ठीक है, महेश से पहले 9 लड़कियां तो इन्होंने बता दिया, अब महेश के बाद कितनी लड़कियां होंगी। अब पहला नंबर तो आपको मालूम होना चाहिए, 9 लड़कियां तो पहले हैं, बाद में जो लड़कियां होंगी आखिर टोटल लड़कियां हैं कितनी। ठीक है, ये आपको पहले मालूम होना चाहिए, तभी तो आप बताएंगे बाद में कितनी लड़कियां होंगी। जब पहले इतनी हो जा रही तो बाद में कितनी होंगी, क्योंकि यहाँ पर तो विद्यार्थियों की संख्या दे रखी, लड़कों और लड़कों का रेशियो दे रखा, जो कि आपको निकालना है। तो आइए देखते हैं। पैंतालीस दे रखे हैं विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, अब इसमें क्या है, लड़कों की जो संख्या है, ठीक है, लड़कों का जो रेशियो है लड़कियों की संख्या से दोगुनी है। ठीक है, ठीक है, अब ये हैं लड़की और लड़के हैं। ठीक है, लड़का लड़की। ठीक है, अब लड़के में देखेंगे क्या है, लड़कियां अगर 1 हैं, लड़कों की संख्या लड़कियों से दोगुनी है, लड़के 2 होंगे, यानी 45 का रेशियो आप देखेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 + 1 3, यानी 45/3 कर देंगे आप, गुणे 2। ठीक है, गुणे 2 करेंगे तो अगर गुणे आप 2 करते हैं तो क्या बनेगा, और यहाँ पर गुणे 1 करेंगे तो 45 गुणे 2/3 तो 45, यानी ठीक है 2 करिए तो 45 दूना कितना हो जाएगा 90, 90/3, यानी लड़कों की जो संख्या आएगी 45 में वो 30 होगी। लड़कियों को अगर देखेंगे तो 45 गुणे 1/3 बराबर 15, तो यहाँ पर 15 जो है वो लड़के होंगे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है 15 जो है लड़कियां हो गई और लड़के हो गए 15, ये आपने निकाल लिया। ठीक है, तो आपने निकाल लिया, बहुत आसान। ठीक है, तो देखिए ये सारी चीज़ें अगर आएंगी तो आप माइंड में कर ले जाएंगे फटाफट वहाँ। ठीक है, एग्जाम में तो आप बता रहे हैं तो इसलिए टाइम लग रहा थोड़ा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, महेश का स्थान कक्षा में ऊपर से 17वां है। यदि महेश से पहले 9 लड़कियां हैं तो महेश के बाद कितनी लड़कियां होंगी।
तो इसमें कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। आपको लड़कियों की संख्या टोटल मालूम चल गई यहाँ पर भाई। ऊपर से अगर आप देखेंगे तो ऊपर से जो है 17वें नंबर पर क्या है, महेश है। इसके पहले जो है लड़कियां कितनी हैं, 9 हैं। तो बाद की जो लड़कियों की संख्या होगी, टोटल लड़कियां अगर 15 हैं तो 9 और 6 15 होता है ना, तो 6 लड़कियां नीचे होंगी महेश से, यही पूछा जा रहा है यहाँ पर प्रश्न में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अब यहाँ पर क्या है, अगला प्रश्न है कि राधा, शीला, महिमा, सीता एक मेज के गिर्द बैठी, यानी चारों तरफ बैठी हैं। ठीक है, ध्यान दें राउंड टेबल नहीं है, ठीक है, टेबल है। ठीक है, इस तरह बैठी हैं, टेबल है। राधा शीला के दाईं ओर बैठी है, महिमा सीता के बाईं ओर बैठी है। दिए गए विकल्पों से बताइए कौन सी जोड़ी एक दूसरे के सामने बैठी है। अब यहाँ पर ये टेबल है, ठीक है, अब टेबल है, ठीक है, अब देख लिया, आपको बैठाना है। राधा जो है शीला के दाईं ओर बैठी है। मान लीजिए आपने राधा को पकड़ लिया, चलिए राधा, ठीक है। अब राधा इधर को सब लोग मुंह करके बैठी है अंदर को, ठीक है, 4 लोग हैं, इन चारों को बैठाना है। राधा को पकड़ लो, राधा। अब राधा जो बैठी है वो शीला के दाईं ओर है, तो यहाँ पर ले लो शीला को, ठीक है। अब शीला ये बैठी हैं इधर को मुंह करके, तो इनको जो दाहिना छोर होगा यही तो होगा जिसकी आप देखें राधा बैठी हैं, तो ये हो गया काम। अब पकड़ लेते हैं महिमा को। महिमा सीता के बाईं ओर बैठी हैं, ठीक है, महिमा को ले लो और बाईं ओर बैठाओ, तो महिमा यहाँ चली जाएंगी, ठीक है। अगर यहाँ बैठाओगे तो बाईं ओर बैठाओगे तो राधा तो ऑलरेडी बैठी हैं, तो महिमा को यहाँ बैठा दो। महिमा को जैसे यहाँ बैठाओगे इनकी दाईं ओर कौन आ जाएंगी, इधर ही मुँह कर, सब लोग अंदर को मुँह करके बैठी, ठीक है। तो महिमा बैठी, महिमा के अगर दाहिनी ओर बैठाओगे किसको, यहाँ पर बाईं ओर की बात की जा रही है, अच्छा बाईं ओर, ठीक है। तो महिमा अगर बाईं ओर बैठेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है, कौन, सीता के बाईं ओर बैठी, एक्सक्यूज मी, ठीक है। तो महिमा सीता के बाईं ओर है, सीता के बाईं ओर है, यानी बामा जो छोर होगा ये होगा, ठीक है, इसके इधर जो है बैठाना है आपको, तो सीता के बाईं ओर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है, एक्सक्यूज मी, यहाँ पर जो आएंगे, यहाँ पर आ जाएंगी सीता, क्योंकि जो महिमा है वो सीता के बाईं ओर है, तो सीता का बायां जो इधर होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आएंगी महिमा। तो यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, ठीक है, तो आपने देखा सीता की राधा, सीता राधा से सामने आमने हैं, आमने सामने हैं, और शीला और महिला आमने सामने, ठीक है, महिमा, ठीक है, महिमा, शीला महिमा। तो यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, कौन सी जोड़ी एक दूसरे के सामने है, ठीक है। तो शीला राधा हैं और सीता राधा हैं, ठीक है, सीता राधा, तो राधा सीता हैं, शीला सीता, राधा शीला, शीला महिमा राधा, आमने सामने है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर पढ़े रहेंगे तो आप तुरंत माइंड में कर ले जाएंगे सारी चीज़ों को, ठीक है। शब्द दे रखा है, उस अक्षरों को ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक शब्द में इसके 2 अक्षरों के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेटर को, ठीक है। यू दे रखा है, एन एस आई जी एच टी एल और वाई, ठीक है। अब ये लेटर दे रखे हैं, अब आप जानते हैं कौन कौन से नंबर के होंगे। यू अगर आप देखेंगे लेटर में यू भी WXYZ इस तरह पढ़ते हैं, तो यू जो है 21 नंबर पे आता है। लेटर आपको ज़रूर अगर इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, सीरीज वाले, तो आपको ABCD का सही क्रम याद होना चाहिए, कौन सी किस नंबर पे आएगा, और उल्टा क्रम, दोनों ज़रूर याद रखना, एग्जाम में ऐसे बहुत आपको मदद मिलेगी। एन का जो नंबर देखेंगे 14वें स्थान पर आता है। यस का आप देखेंगे तो यह 19वें नंबर पर आता है। आई का देखेंगे तो ये 9वें नंबर पर। जी का जो है वो 7वें नंबर पर, और एच का देखेंगे तो ये जो है 8वें नंबर पर आता है। टी जो है इजोटी यानी 20वें नंबर पर आएगा, और यल जो है वो 12वें नंबर पर, ठीक है। जबकि वाई जो दे रखा है ये 25वें नंबर पर आता है, ठीक है, वाई 25वें पे आएगा। अब यहाँ पर आपको जो देखना है, ये बताना है कि जिनमें से प्रत्येक शब्द में इसके 2 अक्षरों के बीच उतने ही
ये जो दे रखा है लेटर, इनमें जो दिया है डिफरेंस, ठीक है, ये लेटर जो दे रखे हैं UNSI, इनमें पूछा जा रहा है उतने ही अक्षर हैं इनकी बीचों में जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। जी एच आता है अंग्रेजी वर्णमाला, जी के बाद एच आता है, यहाँ पर भी जी और एच का जोड़ा बन रहा है, ठीक है। जी और के लेटर में आप देखेंगे तो ABCDEFGH, जी के बाद एच आ जाता है, ठीक है, EFGH, तो जी और एच के बीच में कोई गैप नहीं है, तो आप कह सकते हैं उतने ही लेटर हैं, तो आप यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, जी के बाद एच, तो एक जोड़ा आपका ये बन जाता है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के हैं। अब यहाँ पर कॉमन सेंस लगा कर फटाफट अपने दिमाग में यूज़ करना है, ठीक है। UN दे रखा है, यस के बाद यू आता है, STU, PQRSTU, ठीक है, STU आता है, ठीक है, YSU, तो YSU के बीच टी आ जाता है, और यहाँ पर एक लेटर आता है, लेटर में देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में तो उनके बीच में एक लेटर आता है टी, और यहाँ पर भी जो है वो एक लेटर आ रहा है यस और यन के बीच, यस और यू के बीच में यन, ठीक है, तो एक जोड़ा आपका ये भी बन जाएगा, तो दूसरा जोड़ा हो गया आपका ये, ठीक है। इसके बाद आपको और पहचानना है, ठीक है, यन और यस के बीच में कोई गैप है यहाँ पर, ठीक है, YSI के बीच में लंबा गैप है, ठीक है, यहाँ एक तो आएगा नहीं, GH तो हो ही गया, TL, ठीक है, GWY, इस तरह कॉमन सेंस लगा के आपको करना है। अच्छा, आपको एक जोड़ा और दिख रहा होगा, एक यस पकड़ लो आप और वाई को, तो यस और वाई के बीच में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 और 5 लेटर आ रहे हैं, ठीक है। और कभी जब आप लेटर लिखते हो ABCD करके तो यस TUVWXY, तो इनके बीच में कितने लेटर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर भी 5 आ रहा है और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब ये भी जोड़ा आपका बन जा रहा है, तो तीसरा जोड़ा आपका ये बन गया, ठीक है। और आपको दिख रहा कोई जोड़ा बनते हुए, और तो कोई नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर 3 जोड़े आपके बन रहे हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, 121 का सी। अगला प्रश्न है, दी गई संख्या श्रेणी में कौन सी संख्या गलत है। अब यहाँ पर कॉमन सेंस आपको लगाना है, आप देख रहे हैं सीरीज में क्या हो रहा है भाई, 3 का आधा ये कर दे रहे हैं, ठीक है, यानी 0.5 ले लो आप, 3 का आधा यानी 3 गुणे इसका आधा करेंगे 0.5 से, फिर यहाँ 1.5 का 1.5 हो जा रहा है, यानी गुणे 1 कर रहे हैं, तो गुणे 1 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे फिर 1.5 का जो है वो क्या हो जा रहा है, 2.5 हो जा रहा है, कितना, 2.5 हो जा रहा है। सीरीज के हिसाब से कितना होना चाहिए, पॉइंट चल रहा, चलो देखते चलो, ठीक है। अब यहाँ चलो, अब 2.5 हो जा रहा है, यहाँ पर कोई गुणन, अब यहाँ पर अगर मान लो सीरीज ही चलाएं तो यहाँ पर अगर 1.5 गुना कर लें, ठीक है, 1.5 का 1.5 गुना 1.5 कर लो, क्योंकि आधा आधा बढ़ ही रहा है, ठीक है, तो 1.5 गुणे 1.5 कितना हो जाएगा, 1.5 गुणे 1 पॉइंट, ठीक है, 1.5 का 1.5 गुना करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आना चाहिए था 15 15 225, यानी 2.25 आना चाहिए था, ठीक है। अब 2.25 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ 2.5 दे रखा है, ठीक है। अगर 2.25, अब 1.5 गुना आया, फिर 1.5 गुना का कितना होना चाहिए, 2 गुना, फिर 2 गुना का कितना होना चाहिए, 2.5 गुना, इस तरह सीरीज बननी चाहिए आपकी, ठीक है। तो सभी तो सीरीज बन रही भाई कि 2.25 गुणे 2 करोगे तो 4.5 आ जाएगा, 4.5 का अगर 2.5 गुना करोगे तो 45 गुणे 25, यानी 45 का 25%, 11 चौक 44, यानी 1125 आएगा, तो 11.5 ये भी सही है, तो सभी तो सही जा रहे हैं, ठीक है। सीरीज के हिसाब भाई उसका आधा, फिर आधा आधा जो है ये गुना बढ़ता जा रहा है, लेकिन यहाँ पर 2.5 दे रखा है ना, यहाँ पर अगर 2.25 होता तो सीरीज बिल्कुल सही होती, तो यहाँ पर यही गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यही को पकड़ना था, इसी को, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब हो जाएगा कि एक संख्या जो है गलत है वो कौन सी है, 2.25। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा डिजिट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर संख्या कौन सी आएगी आपको मालूम करना है। अच्छा, यहाँ पर कुछ दिख रहा 12 15, तो 3 गुणे 4, 3 गुणे 5 कर लो, 3 5 15, 3 चौक 12, 8 5 40 आना होना चाहिए था, 8 चौक 32 होना चाहिए, ये भी नहीं बन रहा, कुछ बन नहीं रहा यहाँ पर, ठीक है। अब दूसरा मेथड लगाओ, 15 और 12 कितना होता है, 27, 27
तो अगर 3 से भाग दोगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है, 9 आ जाएगा। अगर इन दोनों को जोड़ लो, ठीक है, एक्सक्यूज में, अगर इन दोनों को जोड़ लो 44 और 28, 40 20 60 और 8 4 12 यानी 72 आ जाएगा। 72 को अगर 8 से भाग दोगे तो 9 यहाँ पर भी आ रहा है, तो बात ये बन रही कुछ, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखोगे 64, ठीक है, 64 प्लस 53, ठीक है, तो 6 5 11 3 1 4 3 7 यानी 117 आ रहा है। 117 को अगर हम कितने से भाग दें, ठीक है, अगर 9 से अगर हम भाग दें, इसको भी अगर 9 से भाग दिया जाए तो कौन कई नवैया 117 यानी 13 नवैया 117 हो जाता है, ठीक है। 9 3 27 9 1 9, ठीक है। इस तरह आप करेंगे तो यहाँ पर 13 आना चाहिए आंसर, ठीक है। इस तरह आप कर लेंगे तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा बी। या आप ऐसे भी कर सकते हैं 15 12 27, ठीक है, 27 को ऐसे कितने से भाग दोगे तो 3 आएगा, तो 9 से। इसी तरह यहाँ पर अगर जोड़ोगे 44 और 28 कितना आया था, 8 4 12, ठीक है, यानी 72। 72 को अगर आप 8 से भाग दोगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो है कितना 117, 117 को आप जो है कितने से भाग दो कि 9 यहाँ पर भी आ जाए, तो यहाँ 13 से आप भाग दे दोगे, ठीक है। इस तरह तो ऑप्शन भी यहाँ पर सही जवाब होगा। जिस तरह आप कॉमन सेंस लगाएं इस तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 124 है कि अगस्त 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई रूपी जो है लॉन्च किया गया है, इसको जो है किसने विकसित किया है, ठीक है। ई रूपी जो लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किसने लॉन्च किया है। यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा किसका है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह हो जाएगा, सिंपल सी बात, किसका, NPCI का, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसके कल्याण हेतु व्यापक उपायों को सम्मिलित करते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्माइल योजना का प्रारंभ किया गया है। टर्म से भी खेल लेते हैं कभी कभी कि स्माइल क्या है, स्माइल योजना किससे संबंधित है और ये किस मंत्रालय के द्वारा जारी की गई योजना है। तो ये भी याद रखना है आपको, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है, इसके द्वारा इसको जारी किया गया है। और स्माइल योजना जो प्रारंभ किया गया है किसके लिए, तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा झुग्गी झोपड़ी के बच्चों के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका पद्मा सचदेव का हाल ही में निधन हो गया, उन्हें किस भाषा की आधुनिक कवयित्री कहा जाता है। तो आधुनिक जो कवयित्री कहा जाता है किस भाषा का, आपका सही जवाब हो जाएगा डोगरी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। डोगरी आप जानते हैं आपकी भाषाओं में जो है ऐड किया गया है संविधान में। अगला प्रश्न है हाल ही में संपन्न टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। इस संबंध में आपको निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला दे रखा है, यह पदक नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर भाला फेंक कर जीता है। तो यह बात क्या है, बिल्कुल जो है सत्य है, ठीक है, 87.58 मीटर भाला फेंका था। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में, व्यक्तिगत की यहाँ पर बात की जा रही है। अगर ओलंपिक में पूछता तो यहाँ पर जो स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय दिए हैं ये सत्य होता, लेकिन यहाँ पर व्यक्तिगत पूछ रहा है, ठीक है, इसलिए यह गलत है। व्यक्तिगत में अगर देखोगे तो इसके पहले जो है वो अभिनव बिंद्रा भी रहे हैं, ठीक है। तो ये अभिनव व्यक्तिगत के मामले में यह दूसरा स्थान है इनका ओलंपिक में। लेकिन अगर ओलंपिक की बात की जाती केवल कि ओलंपिक स्पर्धा में जीतने वाला स्वर्ण पदक कौन है, तो ये भारतीय पहले, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर पहला ही सही है, दूसरा गलत है, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उज्ज्वला 2 नामक मुफ्त LPG कनेक्शन जो है योजना के दूसरे संस्करण को उत्तर प्रदेश के किस जिले से लॉन्च किया गया है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने वाला है। यहाँ पर दूसरी योजना, जैसे कि पहली योजना 2017 में इलेक्शन था तो 2016 में मोदी जी बलिया में आए थे, वहाँ उज्ज्वला 1 का जो है इन्होंने शुभारंभ किया था बलिया से। अब उज्ज्वला 2 जो है इसका LPG कनेक्शन जो किया है कहाँ आगे, तो ये एक्चुअली क्या था कि महोबा से इन्होंने किया था वर्चुअली माध्यम से। तो ऑप्शन यहाँ पर भी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कोविड-19 संक्रमण पर अश्वगंधा के नैदानिक परीक्षण हेतु हाल ही में भारत एवं किस देश के मध्य एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ है। 129 नंबर। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रिटेन। नेक्स्ट है कि हाल ही में शिक्षा शिखर सम्मेलन
का आयोजन लंदन में किया गया और इस सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? करेक्ट आंसर इज ब्रिटेन एवं केन्या, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। संस्कृत शास्त्रों और वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने हेतु किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में वैदिक शिक्षा एवं संस्कार बोर्ड के गठन की घोषणा की गई है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए राजस्थान। शेर ब्रिज नामक नौसैन्य अभ्यास कौन सा सी ब्रिज का आयोजन हाल ही में किन दो देशों के मध्य किया गया है? यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा यूक्रेन एवं अमेरिका, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एग्जाम में ज़्यादा जो पूछे जाने वाले होते दूसरे नहीं, एक भारत होता है उसमें शामिल, वही जान यानी कि इंडिया और किस कंट्री के बीच वाले ज़्यादा पूछे जाते हैं, दूसरे देशों के कम ही पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पर्यटन मंत्रालय द्वारा हाल ही में परशुराम कुंड कौन सा परशुराम कुंड के विकास की आधारशिला जो रखी गई है वो रखी गई है, और परशुराम कुंड जो है कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। दो ऑप्शन आपके सामने है, मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। तो इसी में दो में आप बता दीजिए कहाँ क्या होगा। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स पुस्तक ने किसने लिखी है? आपका सही जवाब हो जाएगा झुम्पा लाहिड़ी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 135 हाल ही में किस देश की मेजबानी वैश्विक कोविड-19 शिखर सम्मेलन वर्चुअली जो है वो संपन्न हुआ? ऑप्शन डी अमेरिका। भारत एवं नेपाल के मध्य आयोजित होने वाले सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन हाल जो है कहाँ हुआ है? ठीक है, सूर्य किरण। तो सूर्य किरण का जो संबंध है किस स्थल से आपको बताना है। तो जानते हैं सूर्य किरण जो है पहला नंबर तो भारत और नेपाल के बीच ही है। दूसरा बात यह स्थान पूछा जा रहा है, आपका सही जवाब हो जाएगा पिथौरागढ़ उत्तराखंड, ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ये टाइम है, ठीक है, हाल ही में टाइम पत्रिका द्वारा विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जो जारी की गई, निम्न में से कौन भारतीय जो है उस सूची में शामिल नहीं है? तो इसमें जो है ममता बनर्जी भी हैं, अडार पूनावाला भी हैं, नरेंद्र मोदी भी हैं, लेकिन ये हमारा जो है ये जो अरविंद केजरीवाल दे रखे हैं डेली विजियम, ये नहीं है, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। डिजी सक्षम कार्यक्रम माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ किस मंत्रालय की पहल है? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 139 है, निम्नलिखित में से जैव विज्ञान क्षेत्र में वर्ष 2021 की शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है वो किसे किया गया है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार शांति के क्षेत्र में किसको दिया गया है? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से पुस्तक ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी सुब्रमण्यम स्वामी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसी के साथ 140 क्वेश्चंस को कवर किया गया है। तो आपकी 140 में कितने क्वेश्चंस जो है वो सही हो रहे हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।